नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? कालीबंगा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछी थी कि चनहूदड़ों, क्या है? चनहूदड़ों का उत्खनन किसने करवाया था, तो उसका आंसर कौन सा है? मैके है। बहुत सारे लोग व्यू तो कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस चीज का आंसर नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश करिए, जो भी लोग आप देख रहे हो, कोशिश करिए कि आप आंसर दीजिए। जिन लोगों ने भी आंसर दिए उनके नाम स्क्रीन पर है, जैसे अभय, सविता, रमेश इत्यादि लोगों ने क्या किया है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इनसे क्या हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे भी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग तो आंसर करिए ही करिए, आगे भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, कल मैंने आपसे बात की थी मनोरंजन के बारे में। किसके बारे में? मनोरंजन के बारे में बात की थी, और ढेर सारी चीजें, नगर के बारे में बात की थी कि सिंधु सभ्यता के नगर कैसे थे। इन सब चीजों के लेकर मैंने कल की क्लास को समाप्त किया था। और मैंने जैसे कि कल आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछे थे और आपने यहाँ पर आंसर दिए थे। दोस्तों, आज हम टॉपिक को शुरू करेंगे कहां से? सिंधु सभ्यता के व्यापार से। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय पर आधारित था। किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर आधारित था। एक दूसरे से लोग क्या करते थे? चीजों की अदला बदली करते थे। मतलब आपके पास जो चीज है मैं आपको मतलब आप मुझे दे दोगे, और मेरे पास जो चीज है, क्या है? मेरे पास जो चीज है मैं क्या करूंगा? आपको दे दूंगा। इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि उस समय ऐसा और कुछ नहीं था कि मुद्रा थी, मतलब कि पैसे थे जिसके द्वारा हम खरीद सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मुहर थी। मुहर वहां पर क्या था? सील था, जैसे कि स्टैंप, ना कि वहां पर वह मुद्रा थी। मुद्रा की बात की जाएगी तो सबसे पहले जो मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आब्रिक या तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऑप्शन में होगा, जिसका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। व्यापार में देखेंगे सैंधोवासी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इन सब जगहों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। और उन व्यापार में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग, क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आयात और निर्यात किया करते थे? क्या चीजें कहां से क्या मंगाई जाती थी और कहां पर क्या चीजें भेजी जाती थे? तो हमें क्या करना है, हेडिंग डालिएगा कि वस्तु, मतलब कि व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यापार। नोट करके पहला पॉइंट लिखिएगा, सिंधु सभ्यता का व्यापार, सिंधु सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम कि कहां से क्या चीजें मंगाई गई हैं, इसके बारे में हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे? क्षेत्र लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे वस्तु, कि कहां से क्या वस्तु आयात की जाती थी। तो एक तरफ लिखिएगा वस्तु, और दूसरी तरफ लिखिएगा क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों, ढेर सारी चीजें वहां से, मतलब कि बाहर से मंगाई जाती थी, और उनके बारे में हमसे कुछ के बारे में ही बात की जाती है। जैसे पूछा जाता है चांदी का आयात कहां से किया जाता था। दूसरा क्या पूछा जाता है? टिन का आयात कहां से किया जाता था। तीसरी चीज सोने का आयात कहां से किया जाता था। लाजवर्द का आयात कहां से किया जाता था। शंख का आयात कहां से किया जाता था। इन सब चीजों के बारे में आप देखेंगे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, सिविल, आईएएस और पीसीएस में भी ये सारे क्वेश्चन बने हैं। तो हम पहले लिखेंगे टिन। क्या लिखेंगे? टिन। वस्तु में लिखेंगे टिन। और दूसरी तरफ कहां से आया था? तो यह मिलता था ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान प्लस अफगानिस्तान।
दोस्तों इसका नोट्स जरूर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वही सारी चीजें फिर से पूछी जाएंगी और फिर क्या होगा, आप सोचेंगे उसी टाइम मैं कर लेता तो बेहतर होता। तो आप कोशिश करिए कि नोट्स बना के चलिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, चांदी की। चांदी कहां से आयात होता था, यह भी ईरान तथा अफगानिस्तान से। कहां से, अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों के बारे में क्या है, इन दोनों के बारे में हमसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। भारत में भी राजस्थान क्या है, राजस्थान से चांदी के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तांबा कहां से क्या करते हैं, तांबे को कहां से आयात या फिर कहां से मंगाया जाता था। तो तांबा राजस्थान क्या है, तांबा राजस्थान एवं बलूचिस्तान से मंगाया जाता या आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान प्लस अफगानिस्तान हो गया दोस्तों। अब हम और जब चीजों के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सोना कहां से मंगाया जाता था। क्या, सोना कहां से आयात किया जाता था, तो सोना ईरान, अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत या दक्कन से मंगाया जाता था। यह क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है कि सोने का आयात कहां से होता था। तो ईरान को याद रखना है, अफगानिस्तान को याद रखना है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी दक्कन या दक्षिण भारत, कर्नाटक से इसके साक्ष्य मतलब मंगाए जाने या आयात करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा सोना के सामने लिखिएगा ईरान प्लस अफगानिस्तान। क्या है, ईरान, अफगानिस्तान प्लस दक्षिण भारत और इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो कर्नाटक। ये ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं इस चीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करेंगे और नई धातु के बारे में कि और क्या कहां से मंगाया जाता था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लाजवर्द के बारे में। लाजवर्द की बात करेंगे। लाजवर्द भी कई बार पूछा गया है। लाजवर्द एक पत्थर ही है जिसको बदख्शां क्या है, बदख्शां अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से इसका आयात किया जाता था। तो लिखिएगा लाजवर्द लिखिएगा बदख्शां प्लस अफगानिस्तान। हो गया दोस्तों। ये और इसमें एक चीज और है, शंख और कौड़ियों का आयात कहां से किया जाता है। कहां से, शंख और कौड़ियों का आयात कहां से किया जाता था, तो गुजरात, सौराष्ट्र से तथा दक्षिण भारत से इसका आयात किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि समुद्र में शंख और कौड़ियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो होगा, समुद्र का जो एरिया होगा वहां से ये सारी चीजें पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है। तो लिखिएगा शंख एवं सीपियां, कौड़ियां सौराष्ट्र गुजरात तथा दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों। और बात करें तो और सारी चीजों का आयात और निर्यात किया जाता था, लेकिन मैंने इन चीजों को क्यों बताया, क्योंकि आपसे ये बार बार पूछे गए। लेकिन इसमें क्या करता था, केवल एक ही चीज पूछ लिया जाता था कि सोने का आयात कहां से किया जाता है, ईरान से किया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि और कहां से किया जाएगा, तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि सोने का आयात कहां से और होता था, अफगानिस्तान से होता था। और क्या पूछा जा सकता है कि सोने का आयात कहां से होता था, तो दक्षिण भारत से इसका आयात किया जाता था। इस तरीके से देखिएगा
मुजवन पर्वत से सोमरस, ये सारी जो चीजें होंगी, या फिर वहां से और ढेर सारी चीजें हमको प्राप्त होंगी। लेकिन होगा क्या, इन सब चीजों के बारे में अभी हमसे बात नहीं की गई है, तो हम कोशिश करेंगे ना कि जो चीजें हमसे पूछी गई हैं वो हमें पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हों उस पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए भी नया होगा, और कितना भी कोई पढ़ा हो उसके लिए भी वह नया क्वेश्चन ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें हमसे पूछी गई हैं हम उससे उस चीज को और जोड़कर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर और क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया व्यापार के बारे में हमारी बात। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने कल आपको मनोरंजन के साधन बताए थे कि मतलब सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के साधन बता रहे थे, तो सॉरी, मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था। वह पॉइंट था कि सिंधुवासी पासे के खेल से भी परिचित थे। किससे? पासे के खेल से परिचित थे। तो यहीं पे नोट करके लिखेगा, फिर लिखेगा, नोट करके लिखेगा, नोट। सिंधुवासी पासे के खेल से परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किसके बाद बात करने जा रहे हैं हम? सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी चीज का ना तो एकाएक उत्कर्ष होता है, मतलब कि कोई एक बार आए और एकदम हीरो बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ना कोई एक जैसा बहुत बड़े पद पे पहुंच जाए तो उसका एकाएक पतन भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या कि इस पतन में किन किन चीजों का योगदान रहा है, उन चीजों को लेकर इतिहासकारों ने तथा विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। जैसे कि सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आता है या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो यहां पे क्या होगा, लिखित साक्ष्य तो मिलेगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकेगा। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, केवल और केवल अनुमान लगाएंगे, और इसी अनुमान के बेस पे यूपीपीसीएस, आईएएस तथा नेट और टीजीटी, पीजीटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सब ने अपना अपना क्या क्या मत दिया। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख कारण में बाढ़ के बारे में बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन किसके द्वारा हुआ है? बाढ़ के द्वारा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो पतन हुआ है वह किसके द्वारा हुआ? बाढ़ के द्वारा हुआ है। उसका कारण यह बताया जाता है कि यहां पर गाद के जमा होने के साक्ष्य पाए गए। किसके? गाद के जमा होने के साक्ष्य पाए गए। गाद के जमा होने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल भूमि है, क्या है? नॉर्मल भूमि है। इसमें क्या होगा, किसी के द्वारा, क्या किसी नदी के द्वारा कुछ चीजें अगर बहा के लाई जाएंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टीला जैसा कुछ बन जाएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है ये जो गाद थी इसी के बेस पर इतिहासकारों ने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता का पतन किसके द्वारा हुआ? बाढ़ के द्वारा हुआ। इस सिद्धांत के प्रवर्तक एसआर राव कौन है? एसआर राव, जॉन मार्शल, मैके, रॉबर्ट एल रेक्स एवं जॉर्ज एफ डेल्स हैं। अभी तक एसआर राव एवं जॉन मार्शल के बारे में पूछा गया है। आगे आपसे मैके, रॉबर्ट एल रेक्स एवं जॉर्ज एफ डेल्स के बारे में पूछा जा सकता है। समझ में आया कि बाढ़ का सिद्धांत क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहां पे क्या पाया गया है, गाद या फिर जमाव पाया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को दिया गया। लेकिन यह पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, बाढ़ के सिद्धांत के प्रवर्तक नंबर 1 पे लिखेगा जॉन मार्शल, कामा मैके, कामा जॉन मार्शल, मैके तथा एस आर
राव कामा कामा जॉर्ज एफ डेल्स एवं रॉबर्ट एल रेक्स इन लोगों ने इस सिद्धांत को दिया, जिसमें से जॉन मार्शल मैके एसआर राव के बारे में भी पूछा गया है, आगे और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे सैंधो सभ्यता के पतन में आर्यों के आक्रमण को लेकर। किसके? आर्यों के आक्रमण को लेकर। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, सैंधो सभ्यता के पतन के पश्चात हम एक नई सभ्यता को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले कौन थे? आर्य थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सैंधो सभ्यता का जो विनाश किया है वो किसने किया है? आर्यों ने किया है। और इसमें सबसे प्रमुख कौन थे? इंद्र देवता थे। कौन थे? इंद्र देवता थे। और इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है। क्या है? पुरंदर भी है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। जैसा कि आपसे पूछा गया है कि सैंधो मतलब आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, तो उसका आंसर होगा जॉन मार्शल। जबकि अगर उसमें पूछा जाए कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत या सर्वप्रथम आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, प्रवर्तक और सिद्धांत दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में से प्रवर्तक अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा जॉन मार्शल। जबकि सर्वप्रथम आक्रमण की बात करेगा तो वो कौन होंगे? मार्टिमर व्हीलर होंगे। और मार्टिमर व्हीलर ने ही बताया था कि इंद्र ने सैंधो सभ्यता का विनाश किया था। इसके साथ ही अर्नेस्ट मैके, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट एवं एच.डी. गार्डन ने इस सिद्धांत के बारे में बताया। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आर्यों का में सबसे जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे, और इंद्र को ही ऐसा माना जाता है कि सैंधो सभ्यता के वासियों को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। तो लिखेगा आर्यों के आक्रमण के प्रवर्तक जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आर्यों के आक्रमण आर्यों का आक्रमण सर्वप्रथम आर्यों का आक्रमण सर्वप्रथम मार्टिमर व्हीलर ने बताया। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको लग रहे होंगे एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यह एग्जाम में दोनों पूछे गए हैं और दोनों में ये दोनों ऑप्शन रहे हैं। और आपको यहाँ पे प्रवर्तक पूछा है तो जॉन मार्शल, जबकि सर्वप्रथम की बात की है तो इसका आंसर कौन होगा? मार्टिमर व्हीलर होगा। जबकि इसके साथ ही और कौन लोग हैं? गार्डन चाइल्ड एवं स्टुअर्ट पिगट कामा मैके। ठीक है, ये लोग भी यह सिद्धांत देंगे, लेकिन इस चीज के लिए मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया है कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ है। लेकिन होता क्या कि ऐसा अनुमान हम भी लगा सकते हैं कि इसके पश्चात जो सभ्यता आई है उसी ने इसका क्या कर दिया होगा? समापन कर दिया होगा। और एक और नाम आता है दोस्त, एच.डी. गार्डन। ठीक है, इन लोगों ने यह सिद्धांत दिया। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसा माना जाता है, क्या है? ऐसा माना जाता है सैंधो सभ्यता का पतन, क्या है? सैंधो सभ्यता का पतन
नदी मार्ग के परिवर्तन हो जाने के कारण हुआ था। क्या हुआ है? नदी मार्ग के परिवर्तन के कारण हुआ। ऐसा मान लिया जाए कि अगर नदियां अगर अपना रास्ता बदल लें, क्या है, रास्ता बदल लें, तब भी किसी सभ्यता का विनाश हो सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले जो निवास होगा, क्या मानव का जो पहले निवास हुआ करता था वह कहां होता था? नदियों के किनारे हुआ करता था। अगर वही नदियां अगर अपने रास्ते को बदल लेंगे तब भी सभ्यता का विनाश हो सकता है। इसका सिद्धांत H.T. लैम्ब्रिक, किसने? H.D. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स एवं R.L. स्टाइन ने दिया था। तो हम लिखेंगे सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, ठीक है, डैश करके लिखेंगे। इसके प्रवर्तक हैं H.T. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वस्त, डेल्स, R.L. स्टाइन, इन लोगों ने इस सिद्धांत को दिया और इसके बारे में बताया। लेकिन होता क्या है कि हमने जैसे आपको बताया पहले भी कि इस चीज के लिए हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी अपना तर्क देगा, हम क्या करेंगे, उस चीज को देखेंगे। लेकिन हमसे क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पूछा गया है तो हम इसका क्या करेंगे, नाम रखेंगे। बाढ़ की सिंधु नदी के मान परिवर्तन की बात की जाएगी तो H.T. लैम्ब्रिक के बारे में पूछा गया है। आगे इनके बारे में पूछा जा सकता है, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स, R.L. स्टाइन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और किस कारण इसका प्रवर्तन, मतलब कि इस सभ्यता का पतन हुआ था। क्रमशः क्या है, क्रमशः शुष्कीकरण, क्या है, क्रमशः शुष्कीकरण के कारण ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ रहा होगा। इसका सिद्धांत M.R. मुगल ने दिया था। किसने दिया था? M.R. मुगल ने दिया था। यह क्वेश्चन नेट में पूछा गया। तो लिखेंगे क्रमशः शुष्कीकरण का सिद्धांत M.R. मुगल, ठीक है, लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे कि और किस कारण से माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो दूसरा इसका और एक कारण है, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन भूकंप के द्वारा हुआ होगा। किसके द्वारा? भूकंप के द्वारा हुआ होगा। ऐसा देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ऐसे स्थलों पर कालीबंगा से क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश किसके द्वारा हुआ होगा? भूकंप के द्वारा, या फिर क्या होगा, प्लेट विवर्तन या प्लेटों के परिवर्तन होने के कारण इस चीज का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। ध्यान रखिए इस चीज को। और इस सिद्धांत इसमें M.R. साहनी, किसने? M.R. साहनी, रॉबर्ट राइस एवं डेल्स ने इस सिद्धांत को दिया था। तो लिखेगा भूकंप के कारण, लिखेगा भूकंप के कारण, इसमें लिखेगा, पहला लिखेंगे हम, सॉरी आप में कुछ जैसे चला गया है इस वजह से, ठीक है, सॉरी, लिखिएगा भूकंप के कारणों में, लिखिएगा पहले नंबर पर कौन आएगा? भूकंप के कारण में M.R. साहनी, M.R.
शाहनी, दूसरा व्यक्ति है रॉबर्ट राइक्स एवं डेल्स। इन लोगों ने इस सिद्धांत को दिया था। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि और किससे इसका पतन हुआ है। इसका माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी महामारी के द्वारा हुआ होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक साथ कई लाशों के पाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं और इसके सिद्धांत या इसको लेकर कनेडी ने मैंने आपको बताया था कि जैसे मलेरिया जैसी बात की है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका जो पतन हुआ है किसके द्वारा हुआ है? प्राकृतिक आपदा के द्वारा हुआ है। तो लिखिएगा प्राकृतिक आपदा के द्वारा, प्राकृतिक आपदा के द्वारा लिखिएगा। प्राकृतिक आपदा में किसका नाम आएगा? KUR कनेडी। ठीक है, ये सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट और किसके बारे में बात की जा सकती है? भौगोलिक घटनाक्रम। क्या है? भौगोलिक घटनाक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? डेल्स ने दिया था। ठीक है, भौगोलिक घटनाक्रम डेल्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में जो चीजें आई या फिर जिन लोगों ने जो सिद्धांत दिए उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसकी? सिंधु सभ्यता में विविध चीजों की। किसकी? विविध चीजों की, जिसके बारे में मैंने पढ़ाते वक्त या तो छूट गया या फिर मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैं उस चीज को बता नहीं पाया। इसलिए हम एक नया टॉपिक डाल के लिखेंगे विविध। क्या? विविध। और विविध में हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं लेकिन हमें क्या करना है? उससे पढ़ा नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? इसी में ऐड कर लेंगे। तो लिखिएगा, हेड लगेगा विविध। ठीक है, ठीक है, विविध हेडिंग डालेगा विविध। ठीक है, विविध में देखिएगा आपको ये रखना है। पहली चीज आपसे पूछी गई है, हड़प्पा वासियों या सिंधु वासियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या था? क्या है? प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या था? तो उनका प्रमुख भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। अगर बात की जाए कि सिंधु वासियों को कितनी फसलों का ज्ञान था, तो सिंधु वासियों को 9 फसलों का ज्ञान था। गेहूं, चावल, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, चावल, तिल, कपास, इन सब का ज्ञान सिंधु वासियों को था। लेकिन इनका प्रिय भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ था। तो लिखेगा विविध में सिंधु वासियों का प्रिय भोज्य पदार्थ लिखेगा। भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। ठीक है, और बात की जाए सिंधु वासियों को कितने फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था। और इसमें आपसे इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे गए। तो लिखिएगा, सिंधु वासियों को 9 फसलों का, कितने? 9 फसलों का ज्ञान था। ठीक है, इसमें डैश करके लिखिएगा। नंबर 1 चावल, गेहूं, जौ, तिल, खजूर, तरबूज, कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 और क्या है, चावल, गेहूं, जौ, तिल, खजूर, तरबूज और दो चीजें क्या है, राई, राई, कपास, राई, कपास, मटर, राई, कपास, कपास एवं मटर। इन फसलों के बारे में सैंधव वासियों का को ज्ञान था। ये क्या है, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सैंधववासी मतलब कि सबसे पहले सैंधववासियों ने किसका उत्पादन किया था, कपास का उत्पादन किया था, और इसे यूनानी लोग किस नाम से जानते थे, तो इसको यूनानी लोग सिंडन नाम से जानते थे। लिखिएगा, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहकर संबोधित करते थे, संबोधित करते थे। ठीक है, एक चीज और पूछा जाए कि सैंधववासियों को ईख क्या है, ईख या गन्ने का ज्ञान था या नहीं, यस और नो में, तो इसका आंसर होगा यस, सैंधववासियों को ईख का भी ज्ञान था। तो लिखिएगा, सैंधववासियों को ईख का ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बात की गई है कि सैंधववासियों का क्या है, सैंधववासियों का किसके साथ समुद्री व्यापार हुआ करता था, किसके साथ समुद्री व्यापार होता था, तो उसका आंसर होगा मेसोपोटामिया के साथ सैंधववासी समुद्र से व्यापार करते थे। इसके साथ ध्यान रखना कि आपको मैंने ढेर सारी चीजें बताई हैं कि सैंधववासी का व्यापार कहां से होता था, लेकिन उसी में अगर आपने उस चीज को ध्यान रखा है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में किसको रखा था, मेसोपोटामिया को रखा था, मोरक्को को रखा था, एथेंस को रखा था, इस्तांबुल को रखा था, लेकिन आपको किसके बारे में पता था, मेसोपोटामिया के बारे में पता था, तो क्या होगा, इसका आंसर मेसोपोटामिया ही होगा। तो लिखिएगा, लिख लिया दोस्तों, या स्क्रीनशॉट लीजिए। सैंधववासियों का व्यापार मुख्यतः समुद्र से मेसोपोटामिया द्वारा होता था, मेसोपोटामिया द्वारा होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, ठीक है दोस्तों, अगर हम पॉइंट को नोट करके या फिर समझ के रखेंगे तो ये सारी चीजें हमसे बिछड़ेंगे नहीं या फिर हमें ये भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे कि कहां पर मिट्टी के चबूतरे का साक्ष्य, मिट्टी के ईंट का मतलब कच्ची मिट्टी या कह लो कच्ची ईंट के चबूतरे का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से जो मकान के निर्माण हुए हैं वो अधिकतर किसके हैं, कच्ची ईंटों के हैं, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, कच्ची ईंट के जो चबूतरे हैं उसका निर्माण कहां हुआ है, कालीबंगा में हुआ है। तो लिखिएगा, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के चबूतरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के निवासी, क्या है, मेसोपोटामिया के निवासी सैंधो भाषियों को किस नाम से जानते थे, या सैंधो निवासी को किस नाम से जानते थे, तो इसका आंसर होगा मेलुहा। क्या है, मेलुहा नाम से सैंधो वासियों को मेसोपोटामिया वाले जानते थे। तो लिखिएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के निवासी सैंधो वासियों को मेलुहा नाम से जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था गर्तावास के साक्ष्य। क्या मैंने बताया थे, गर्तावास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मैंने गर्तावास के साक्ष्य मैंने आपको बताए थे बुर्जहों तथा गुप्त कराल में ऐसे साक्ष्य पाए गए, जबकि सैंधव सभ्यता में ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, कोणाल से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आपसे हायर एजुकेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्त निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो उसका आंसर होगा कोणाल। अब गर्त निवास के बारे में बताना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीजें पीछे के लेक्चर में ये सारी चीजें बता दी हैं। तो लिखिएगा गर्तावास, लिखिएगा गर्तावास के साक्ष्य गर्तावास के साक्ष्य सैंधो सभ्यता में कोणाल से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, मुझे अब और कोई चीजें याद नहीं आ रही कि और भी आपको कुछ बताने लायक, लेकिन आप क्या करिएगा, अगर और कुछ चीजें आपको जाननी हो तो क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में उस चीज के बारे में लिखिएगा, मैं और उन चीजों के बारे में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों क्या है, लेकिन दोस्तों मैंने इस विविध के टॉपिक में मैंने आपको बताया था जो चीजें छूटी हैं मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें बता दूंगा। उसी में से मैंने 2 स्थलों को आपको नहीं पढ़ाया था, 2 स्थलों को नहीं पढ़ाया था जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। पहला स्थल है राखीगढ़ी। क्या है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल है, इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है। और कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और इसके खोज किसने की थी, रफीक मुगल ने की थी। किसने, रफीक मुगल ने की थी। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें विविध में एक और टॉपिक बनाएंगे। इस टॉपिक का नाम लिखेंगे राखीगढ़ी। किसका, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी लिखेगा खोज रफीक मुगल। नेक्स्ट कहां पे है, हरियाणा में है। नेक्स्ट यह भारत में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्खनन अभी चल रहे हैं और बड़ा साइट भी मिल सकता है, लेकिन इसको क्या है, एग्जाम बेस पर याद रखना है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। और अगर मोहनजोदड़ो में बात की जाएगी सबसे बड़ा भवन कौन है, तो उसका आंसर होगा अन्नागार, ना कि स्नानागार। ये क्वेश्चन आपसे बना है। और एक चीज अगर ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन रखा हो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आंसर में अगर लिखा हो स्नानागार, क्या है, स्नानागार, और दूसरा ऑप्शन रखा गया हो नॉन ऑफ दिस,
तो आप किसको टिक करेंगे, नॉन ऑफ दिस को, ना कि स्नानागार को, क्योंकि आयोग ने यही आंसर माना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। हमको किसके अनुसार पढ़ना है, आयोग के अनुसार। बताने के लिए बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, किताबें भी बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं, लेकिन हमको किसके अनुसार पढ़ना है, आयोग के अनुसार पढ़ना है, क्योंकि आयोग से ही हमें नंबर मिलने वाले हैं और आयोग को ही हमें जवाब देना है और किसी को जवाब नहीं देना है। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट और एक साइट के बारे में मुझे बात करनी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की थी। वह साइट है दाइमाबाद। क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। यह किसके नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज या उत्खनन S.A. शाली ने करवाया था। किसने, S.A. शाली ने करवाया था। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंधो सभ्यता में ताम्र रथ के साक्ष्य कहां से मिले हैं। क्या पूछा गया, ताम्र रथ के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उसका आंसर होगा दाइमाबाद। तो लिखेंगे हिंट डाल के दाइमाबाद। दाइमाबाद में लिखेंगे हम दोस्तों, कहां पर स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र। किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्या है, इसका उत्खनन किसने करवाया है, उत्खनन S.A. शाली ने इसका उत्खनन करवाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, ताम्र रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सैंधो सभ्यता का आज समापन। क्या हो गया, सैंधो सभ्यता का आज हो गया हमारे प्रिय दोस्तों समापन। हम क्या करेंगे, और कुछ अगर बचता है तो इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन कल एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या है, हम कल पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। लेकिन दोस्तों आज क्लास समाप्त करने से पहले, जैसे मैं हर बार की तरह क्या करता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप उसका जवाब कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, लिखिएगा मिट्टी के हल का साक्ष्य, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, A, B, C, D। लिखिएगा ऑप्शन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बाणावली, नेक्स्ट कालीबंगा। एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पक्की मिट्टी का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन लिखेगा A, B, C, D। ऑप्शन लिखेगा लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, एवं बाणावली। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा, जैसे कि मुझे ये सारी चीजें याद आ गई, राखियागढ़ी एवं दायमाबाद के बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं भी इंसान ही हूं, मुझसे भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो क्या करिएगा, अगर कुछ भी लगे कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ चीजें मैं भूल गया हूं, नहीं बताया हूं, तो उसे क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में रखेंगे, जिसे मैं क्या करूंगा उस कमेंट को पढ़ के क्या करूं कि उस चीज को आगे क्या करूंगा सब पार्ट में जोड़ सकूं इस चीज को कि और क्या चीजें छूट गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और क्या करेंगे आप इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के पास शेयर करेंगे और जितने भी ग्रुप हैं उनमें इस चीज को पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।